हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। तो मानव सभ्यता के इतिहास के सबूत पूरे विश्व के कोने कोने में फैले हुए हैं, जिससे भारत की जमीन भी अछूती नहीं है। कुछ ऐसे ही साक्ष्य हमें अक्सर उत्खनन के दौरान या फिर कई बार किसी निर्माण कार्य के दौरान देखने को मिल जाते हैं। अब इनको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि भारत का जो पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग है वो इनकी निगरानी और जिम्मेदारी संभालता है। लेकिन कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि विकास कार्यों के सामने जब ऐसी स्थितियां आती हैं तो उन जगहों पर विवाद खड़ा हो जाता है। एक ऐसा ही विवाद आज के समय हम यहाँ आज के सेशन में डिस्कस करेंगे, जो कि महाराष्ट्र के रत्नागिरी से संबंधित है। क्या दिया हुआ है टॉपिक? रत्नागिरी में खोजी गई जियोग्लिफ्स को लेकर विवाद क्यों। तो जियोग्लिफ्स क्या होता है इसको भी जानना बहुत जरूरी है, और इस संरचनाओं को लेकर के किस तरह का विवाद सामने आ रहा है, क्या इनके उदाहरण हैं, इन सभी पहलुओं पर बात करेंगे। ये जो विषय है तो इससे जुड़ी हुई जो खबर है वो कहती है रत्नागिरी प्री हिस्टोरिक रॉक आर्ट बाय अ प्रपोज्ड ऑयल रिफाइनरी हैज एक्सपर्ट्स वरीड। तो इस रिफाइनरी ने क्यों विशेषज्ञों को चिंता में डाल दिया है, चर्चा क्यों की जा रही है, इसको थोड़ा सा और देखेंगे। मौजूदा स्थिति क्या है अभी उस क्षेत्र की। यहाँ पर एक शब्द आएगा जियोग्लिफ्स। तो जियोग्लिफ्स क्या है, इससे जुड़ा हुआ एक और शब्द आएगा जिसका समानांतर ही दिखाई पड़ता है, उसको भी देखेंगे। इसका क्या महत्व हो सकता है इसको जानेंगे। कोंकण क्षेत्र में किस तरह से इनकी मौजूदगी है, कोंकण क्षेत्र कहाँ है, क्या इससे जुड़ा हुआ विवाद है, थोड़ा सा विस्तार में बात करते हुए फिर एक निष्कर्ष देखेंगे। और एक सवाल प्रीलिम्स में भी बनने की बहुत ज्यादा संभावना है और मेंस में भी पूछा जा सकता है, तो दोनों को ही हम डिस्कस कर लेंगे। यह विषय किससे जुड़ेगा? जीएस पेपर 1 से जोड़ सकते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास विश्व के इतिहास से जुड़ जाएगा, लेकिन उसमें फिर वही संरचनात्मक वाली बात आएगी जिसको आप आर्ट एंड कल्चर में भी डाल करके देख सकते हैं। तो इससे जुड़ा हुआ जो भी सवाल बनेगा, अगर वो विश्व को भी शामिल करेगा तो उसमें कुछ उदाहरणों की मांग आपसे की जाएगी, जिसमें कुछ उदाहरण आप दे देंगे। तो चर्चा क्यों की गई है? क्योंकि महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के बारसू गांव में एक तेल रिफाइनरी प्रस्तावित की गई है। तेल रिफाइनरी बना रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन समस्या ये है कि यह रिफाइनरी जिस स्थान पर प्रस्तावित है वह स्थान विशेषज्ञों और संरक्षणवादियों की चिंता का विषय बना हुआ है। चिंता क्यों की जा रही है? क्योंकि ऐसा देखा गया है कि उस स्थान पर प्रागैतिहासिक जियोग्लिफ्स जो मौजूद है उनको नुकसान हो सकता है। कुछ समय पहले इन संरचनाओं को देखा गया, खोजा गया, और अब जाकर के जब वहां पर रिफाइनरी प्रस्तावित हो गई है तो उससे इसे नुकसान हो सकता है। इसके अलावा यह जो स्थल है राज्य के पुरातत्व विभाग और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा भी संरक्षित किया गया है। इसको लेकर के और विवाद है कि जो क्षेत्र है वो पहले ही संरक्षित है, तो क्यों हम उसको नष्ट करने पर बात कर रहे हैं। तो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की एक अस्थायी सूची में भी इसको कुछ समय पहले इसी साल शामिल किया गया था। इसकी वजह से यहाँ पर और चिंता की बात है। यूनेस्को की सूची इस जगह को बताती है कि यह साइट लगभग 12,000 साल से अधिक पुरानी है, जबकि विशेषज्ञों का मानना है कि यह जो स्थान है लगभग 20,000 साल से भी ज्यादा पुराना हो सकता है। तो और ज्यादा चिंता बढ़ रही है। इसके अलावा अगर हमें वास्तव में ज्ञात करना है कि यह कितना प्राचीन है तो हमें इसकी कार्बन और भूवैज्ञानिक डेटिंग करनी होगी, तभी हम जानकारी जुटा पाएंगे कि यह कितना पुराना हो सकता है। क्योंकि वास्तव में अभी केवल अनुमान लगाए जा सकते हैं उस स्थान को देख करके, उन आकृतियों को समझ करके कि किस समय तक मनुष्य ऐसी आकृतियों का निर्माण कर रहा था, लेकिन वास्तविकता तभी पता चलेगी जब उसकी कार्बन डेटिंग होगी। अब 2019 में जिले के नानार गांव में इस रिफाइनरी की मूल योजना शुरू की गई थी, जिसको बाद में फिर बारसू तोलगांव साइट के लिए भी प्रस्तावित कर दिया गया, जहां पर ये स्थल मौजूद है। ठीक है, अब एक शब्द है जियोग्लिफ्स। तो जियोग्लिफ्स क्या है तो समझ ले। जियोग्लिफ्स मान लीजिए एक बहुत पुरानी संरचनाएं हैं, प्रागैतिहासिक रॉक कला का एक रूप है। रॉक कला मतलब कैसे? मतलब बहुत बड़ी, जैसे जमीन की सतह पर मौजूद जो चट्टाने हैं या फिर चट्टानी जो सतह है, मान ली पठारी भाग है कोई, वहां पर इस तरह की कई सारी बड़ी बड़ी आकृतियों को बनाया जाता था। वो आकृतियां किसी की भी हो सकती है, किसी जानवर की हो सकती हैं, किसी पक्षी की हो सकती है, किसी आभूषण की हो सकती है। जैसे यहाँ पर आपको एक मकड़ी नुमा आकृति दिख रही होगी, तो ऐसा मान करके चला जाता है कि काफी समय पहले जब मनुष्यों की आबादी मौजूद थी, मनुष्यों का एक समूह मौजूद था, तो वो बारिश कराने के लिए फिर भगवान से दुआ मांगता था, भगवान से प्रार्थना करता था। वह ये चाहता था कि भगवान जो ऊपर बैठा है वो उससे प्रसन्न हो जाए और उस पर ध्यान दे करके उस क्षेत्र में बारिश करा दे। अगर वो छोटा सा चित्र बनाएगा तो चित्र धरती के किसी हिस्से में मौजूद होगा जो कि शायद ऊपर बैठे ईश्वर को दिखाई ना दे। तो उनकी ऐसी मान्यता थी कि अगर हम बड़े बड़े चित्र बनाएंगे
तो फिर ऊपर बैठा ईश्वर इनको देख सकेगा। अब ये बहुत समझने वाली बात है, ये जो चित्र है अगर यहाँ पर कोई इंसान खड़ा होगा तो उसको यह दिखाई नहीं देगा या फिर समझ में भी नहीं आएगा कि यह क्या बना हुआ है। तो देखने के लिए हमें सैटेलाइट व्यू या फिर एक स्तर की ऊंचाई चाहिए, क्योंकि यह बहुत बड़े क्षेत्र में बनाए जाते हैं और फिर जाकर के पता चलता है कि ऐसा कोई चित्र मौजूद है। तो भारत के लिए भी इस तरह की संरचनाएं कई सारी मौजूद हैं। इसके अलावा पेरू में, यूएसए में कई सारी ऐसी विश्व के स्थान है जहां पर इस तरह की बड़ी बड़ी वृहद संरचनाएं बनाई गई हैं और आज के समय फिर जाकर के हमारा ध्यान उन पर गया है कि ऐसी संरचनाएं वहां मौजूद हैं और फिर अब उस पर तरह तरह की शोध और संरक्षण की बातें होती है। तो ऐसे स्थान भारत में भी मौजूद हैं, जो कि अगर भारत में हम कोंकण क्षेत्र या महाराष्ट्र क्षेत्र की बात करें तो वहां पर लेटराइट पठारों की सतह पर मौजूद है, जिन्हें मराठी में सादा भी कहते हैं। तो इन लेटराइट पठारों की जो स्थितियां हैं वहां पर भी आपको दिखाई देगा कि बहुत ज्यादा ये भुरभुरी हो गई हैं, तब फिर इनको काट करके बनाए जाने की स्थितियां बन पाई थी। तो चट्टान की सतह के एक हिस्से को काट कर, रगड़ करके, उठा करके, घिस करके जिस भी तरह से बनाया जा सकता था उन्होंने इस तरह के कई सारे निर्माण किए हैं, जिसमें शैल चित्र भी आ सकते हैं, नक्काशी, कप के निशान, अंगूठी यानी आभूषणों के निशान, कई सारे जीव जंतु, गाय, भैंस, बैल, शेर, हिरण, दरियाई घोड़ा, मगरमच्छ, जो भी वो बना सकते थे, जो वो जानते थे वो बनाते थे। तो यूनेस्को की सूची में कोंकण जियोग्लिफ्स का भी उल्लेख हमें मिलता है। इस बात को भी, इस तथ्य को याद रखना है आप। अब एक शब्द और आएगा इससे जुड़ा हुआ, पेट्रोग्लिफ। तो पेट्रोग्लिफ भी दरअसल इसी तरह का एक फॉर्म है जैसी इस एक रचनात्मक शैली चट्टान को काट करके जमीन में बनाई जाती है, वैसी ही कुछ यहाँ पर दीवारों में उकेरी जाती हैं। इसी को क्या कहते हैं, रॉक सिंबल या कैरेक्टर। तो यूनेस्को की सूची में पेट्रोग्लिफ्स और जियोग्लिफ्स में कई सारी समानताएं बताई गई हैं। तो आपको भीमबेटका का उदाहरण याद होगा। तो भीमबेटका में दरअसल जो चित्र बने हुए हैं वो पेट्रोग्लिफ के ही उदाहरण है, क्योंकि वो दीवारों पर बनाए गए हैं। वही प्रागैतिहासिक समय काल उसको माना जाता है कि तब इस तरह के चित्र बनाए गए होंगे। चलिए अब महत्व में ही और ये भी देखें कि जो जियोग्लिफ्स के समूह है वो महाराष्ट्र और गोवा में कोंकण तट रेखा में फैले हुए हैं और एक लंबा क्षेत्र कवर करते हैं, लगभग 900 किलोमीटर तक का। तो यहाँ से आप इस क्षेत्र को मान करके चल सकते हैं कि इस तरह से इस क्षेत्र में ये पूरा एरिया आता है। तो लेटराइट चट्टान की चूंकि यहाँ पर बड़ी मौजूदगी है जहां पर इनको बनाया गया है, और रत्नागिरी जिले में ऐसी कला के 1500 से अधिक टुकड़े भी देखे गए हैं, अधिक इस तरह के स्थान है वहां पर। इनको एक नाम से और जाना जाता है, कतल शिल्प। क्या बोलते हैं, कतल शिल्प। तो अगर ये नाम आपके सामने आ जाए तो भी याद रखिएगा कि ये किससे संबंधित है, जियोग्लिफ्स से। कहां पर है, रत्नागिरी में, और ये उकेर करके बनाए जाते हैं जमीन में या फिर किसी अगर चट्टान में बनाए गए हों। तो 70 स्थलों में यह फैला हुआ है और कह सकते हैं कि उन्नत कलात्मकता का उदाहरण है। एक ऐसे समय में हम मानव द्वारा किए गए इस विकास को भी देख पाते हैं कि किस तरह से मनुष्य की कॉलोनी का विकास हुआ है। ठीक है, इसके अलावा नक्काशी और स्कूपिंग की तकनीकों के विकास को भी हम समझ सकते हैं कि कैसे आज के समय जिस नक्काशी को हम देखते हैं वो प्राचीन समय से या प्रागैतिहासिक समय से मनुष्यों द्वारा किया जाता रहा है और आज उसका विकास हमें चरम रूप में दिखाई देता है। तो इसका महत्व क्या है, एक महत्व तो यही है कि ये यूनेस्को की अस्थायी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, तो हो सकता है इसको जल्द ही वैश्विक स्तर पर मान्यता भी मिल जाए। इसके अलावा रत्नागिरी जिले में पेट्रोग्लिफ के साथ 7 स्थल मौजूद हैं। उनके नाम अगर जानना चाहें तो दिए हुए हैं, जैसे उक्षी, जंभारुण, काशेली, रूंदेताली, देवी हसोल, बारसू और देवाचे गुठान। एक क्षेत्र आएगा सिंधुदुर्ग जिला, जहां पर एक ही स्थान है, कुडोपी गांव, और गोवा में पंसामल में 9 स्थल इसके आते हैं जिससे जुड़े हुए हैं। तो कुछ स्थलों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। यूनेस्को ने इसको लेकर के क्या कहा है कि भारत में रॉक कला देश की प्रारंभिक मानव रचनात्मकता के सबसे पुराने भौतिक साक्ष्यों में से एक है। हम कह सकते हैं कि यूनेस्को की जो रिकॉग्निशन है वो भी यहाँ पर बहुत ज्यादा है। तो इसकी वैल्यू हमें यहाँ पर भी समझ में आती है कि वैश्विक स्तर पर कई सारे स्थलों का जो संरक्षण करने का प्रयास किया जाता है उसमें भारत के भी ये स्थान मौजूद होना अपने आप में इस बात को दर्शाता है कि भारत के इतिहास में इनकी जो जीवंत परंपराएं हैं, जीवंत कलाएं हैं, वो लंबे समय से मौजूद हैं। तो रत्नागिरी की शैल कला हम कह सकते हैं मध्य पाषाण युग से प्रारंभिक ऐतिहासिक युग तक आती हैं। यहाँ पर मानव बस्तियों के निर्माण की या फिर मानव बस्तियों की मौजूदगी के बारे में भी जानकारी देती है। इसके अलावा
एक और महत्वपूर्ण बात और इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि जियोग्लिफ में कुछ ऐसे जीवों को वहां पर बनाया गया है जिनका अस्तित्व आज के समय नहीं है, हम कह सकते हैं कि वो विलुप्त हो गए हैं। तो हमें ऐसे जीवों की भी जानकारी मिलती है जो हम ये मान करके चल सकते हैं कि उस समय जिन लोगों ने उनकी चित्रकारी की है उन्होंने उसे देखा होगा। तो एक टाइमलाइन ये भी हमें पता चलती है कि किस समय वो जीव मौजूद रहे होंगे या फिर इन लोगों ने ये चित्रकारी की होगी। तो रत्नागिरी की स्थल 3 भारतीय आकर्षणों में से भी एक है। अभी जिन स्थलों की बात हो रही है इसके अलावा 2 इस तरह की अन्य प्रमुख विरासतें हमारे पास मौजूद हैं। एक आपने सुना होगा मेघालय में है लिविंग रूट ब्रिज, इसे क्या कहते हैं, जिंकिंग जरी। ठीक, इसी तरह दूसरा आंध्र प्रदेश में है लेपाक्षी में श्री वीरभद्र मंदिर। इन दोनों के ही चित्र यहाँ पर दिए हुए हैं। चलिए अब कोंकण क्षेत्र की बात करें इन जियोग्लिफ्स के बारे में, तो भारत में सबसे बड़ा रॉक उत्कीर्णन रत्नागिरी जिले के कशेली में हुआ है। तथ्य को याद रखना है। तो यहाँ पर कई सारी इस तरह की संरचनाएं मिली हैं, जैसे कि 18 बाई 13 मीटर के आयाम वाला एक हाथी की एक बड़ी आकृति मिली है। और इस उत्खनन में एक संस्था का नाम महत्वपूर्ण रूप से उल्लेखनीय है, जो है निसर्ग यात्री संस्था, एक तरह का नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इन्होंने इसकी खोज और संरक्षण के लिए बहुत ज्यादा प्रयास किए हैं और सरकार को भी इस दिशा में जानकारी दी है, जागरूक किया है कि यहाँ पर इस तरह की साइट्स मौजूद हैं जिनको हमें बचाना चाहिए। 72 से ज्यादा गाँव में इन्होंने 1700 से ज्यादा इस तरह के जियोग्लिफ्स की खोज की है। इसलिए भी हमें ये समझना होगा कि किस तरह से इनके संरक्षण के प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि संरक्षण के लिए जरूरी नहीं कि सर्वे साइट को पता हो, सर्वे टीम को पता हो। कई बार स्थानीय लोग भी बहुत मदद कर देते हैं, उसके बारे में जानकारी दे देते हैं। और स्थानीय लोगों की मदद के बिना वहां सर्वे करना या फिर चीजों की छानबीन करना इतना आसान होता भी नहीं है। तो विवाद वाले बिंदु पर थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। तो शुरुआत में ही जैसा जिक्र किया कि वहां पर एक रिफाइनरी परियोजना शुरू कर रहे हैं, बारसू सोलगांव रिफाइनरी परियोजना। इस वजह से लगभग 250 से ज्यादा जियोग्लिफ्स की उस साइट में पहचान की गई है जहां ये परियोजना शुरू होगी। तो विशेषज्ञों की एक टीम वहां भेजी गई थी। उन्होंने ये बताया है कि अगर इस तरह की परियोजना को शुरू किया जाता है तो साइट पर निर्माण और रासायनिक प्रतिक्रिया की वजह से जो चट्टानें वहां पर मौजूद हैं, उनमें बनी हुई नक्काशियां मौजूद हैं, वो नष्ट हो जाएंगी। तो फिर क्या किया जाना चाहिए? यही किया जाना चाहिए जो विशेषज्ञों ने सुझाया भी है कि वहां से 5-10 किलोमीटर आगे इस तरह की रिफाइनरी का निर्माण किया जा सकता है। क्योंकि देखिए 2 बातें आती हैं, एक डेवलपमेंट की और एक विरासत की। लेकिन जहां पर एक ऐसी स्थिति बन जाए कि विकास कार्य वहां पर इतना ज्यादा महत्वपूर्ण हो कि वह स्थान तोड़ने जैसी स्थिति बन जाए, तो कह सकते हैं कि एक बार को बहुत आवश्यक होने पर ऐसा निर्णय लिया जाए। लेकिन जब उसका दूसरा विकल्प मौजूद है तो उसका रास्ता यही अच्छा होगा कि किसी दूसरी जगह पर आसपास के क्षेत्र में जहां पर ऐसे स्थल मौजूद ना हो उनको स्थानांतरित कर दिया जाए, ताकि इन स्थानों का संरक्षण किया जा सके। और आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है कि इसको विश्व के स्तर पर मान्यता भी मिल जाए, तो भारत के लिए इनका और ज्यादा महत्व हो जाता है। आज का प्रश्न क्या है? प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में सबसे बड़ा जियोग्लिफ रत्नागिरी जिले के कशेली में है। दूसरा, जियोग्लिफ प्रागैतिहासिक रॉक कला का एक रूप है जो अक्सर चट्टानी जमीन पर उकेरे जाते हैं। तीसरा, यूनेस्को की सूची में कोंकण जियोग्लिफ का उल्लेख है। आपको बताना है कौन सा या कौन से कथन सही है। ए, बी, सी और डी में से जो भी कथन आपको आज की हमारी बातचीत से समझ में आता है कि सही है, उसको आपको आंसर करना है, लिख करके बताना है। अगर भूल रहे हैं तो एक बार जाकर के पीछे सेशन को फिर से देख सकते हैं। मेंस का सवाल क्या है? जियोग्लिफ क्या है, इससे जुड़े हालिया विवाद पर चर्चा कीजिए। तो मेन फोकस आपको रखना है जियोग्लिफ पर कि क्या है, विवाद का उल्लेख करते हुए, और इससे जुड़ी हुई जो अन्य संरचनाएं हैं उनका भी जिक्र आपको कर देना है। तो 150 से 250 के बीच में आप शब्द सीमा रख सकते हैं और इसको लिखने का या एटलीस्ट फ्रेम करने का अभ्यास कीजिएगा। तो आज के सेशन को यही विराम देते हैं। आपने कुछ सीखा होगा ऐसी उम्मीद करते हैं। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।